बच्चों हम बात कर रहे थे कक्षा 6 की इतिहास पाठ्य पुस्तक जिसका अध्याय संख्या 9 चल रहा था और जिसके 2 भाग हमारे पूर्ण हो चुके हैं। और इन 2 भागों में हमने देखा कि किस प्रकार से व्यापारियों के द्वारा नए नए मार्गों पर व्यापार के सामान को जो बेचने की प्रक्रिया है वो लागू की जाती है और नए नए मार्गों की खोज के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ाया जाता है। और ये जो मार्ग हैं वो रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब देखेंगे कि इन क्षेत्रों से बौद्ध धर्म निकलकर किस प्रकार से जो ये रेशम मार्ग के आसपास के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म भी इन व्यापारियों के साथ साथ में बाहर की ओर प्रसारित हुआ। तो देखें बच्चों, कनिष्क नामक एक शासक है जो कुषाणों का क्या है, सबसे प्रसिद्ध शासक है। और इसने लगभग 1900 वर्ष पूर्व में क्या किया था, शासन किया था। इनके द्वारा एक बौद्ध परिषद का निर्माण किया जाता है और जिसमें एकत्रित होकर विद्वान क्या करेंगे, महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। अब देखिए बच्चों, जो कनिष्क नामक शासक है इसने क्या किया, एक बौद्ध परिषद का निर्माण कर रहा है और इसमें विभिन्न विद्वान एक साथ बैठकर वाद विवाद और विचार विमर्श के द्वारा जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनके ऊपर अपना विचार रखते हैं। बुद्ध चरित्र नामक एक ग्रंथ है जो क्या है, महात्मा बुद्ध की जीवनी है। इस ग्रंथ के रचनाकार है बच्चों कवि अश्वघोष। और अश्वघोष क्या है बच्चों, जो शासक हैं कनिष्क, इनके क्या है, दरबारी कवि हैं। तो बुद्ध चरित्र नामक जो ग्रंथ है इनके रचनाकार कौन हो गए बच्चों, अश्वघोष हो गए। अब इस डायग्राम में बच्चों आप देख रहे हैं कि जो सांची का स्तूप है उसमें एक मूर्ति को किस प्रकार से उत्कीर्णित किया गया है और इतनी बारीकी से इसके ऊपर मूर्ति कला का उदाहरण दिया गया है। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा थी, महायान नामक धारा, इसका विकास हुआ। तो बच्चों हम देखें कि बौद्ध धर्म जो है इस समय 2 शाखाओं में बंट गया। एक शाखा है बच्चों महायान शाखा या महायान विचारधारा और दूसरी है बच्चों हीनयान शाखा या हीनयान विचारधारा। अब बच्चों महायान है जो क्या करती है कि जो मूर्ति है उस पर विश्वास करती है और जो हीनयान है वो मूर्ति के ऊपर विश्वास नहीं करती। अर्थात जो महात्मा बुद्ध है उनकी मूर्तियों के रूप में पूजा करने के लिए जो विचार विमर्श और करने की जो विचारधारा आई है वो है महायान धारा। वहीं महात्मा बुद्ध को एक सामान्य पुरुष मानने वाली जो विचारधारा है वो है हीनयान की विचारधारा। अब देखें महायान विचारधारा क्या है कि इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी और जिसमें से अधिकांश प्रतिमाएं मथुरा, जो क्या था बच्चों, एक धार्मिक नगर था, और तक्षशिला नामक नगरों में इस प्रकार की मूर्तियां बनाई जाने लगी। तो देखें जो महायान की विचारधारा है ये इस क्षेत्र में प्रभावी हो रही है और महात्मा बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां इन नगरों में बनाई जा रही है। दूसरा परिवर्तन बात करें कि बच्चों वो है बोधिसत्व में आस्था को लेकर। अब बोधिसत्व क्या है, देखें कि ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करना क्या कहलाता है, बोधिसत्व कहलाता है। अब बोधिसत्व की आस्था में भी क्या आ रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। ये लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए क्या करेंगे, सांसारिक परिवेश में रहना ही उचित समझते थे कि लोगों को शिक्षा देनी है और लोगों की मदद करनी है, इसलिए हमें जो सांसारिक जीवन जीते हुए ये सब क्रियाएं करनी चाहिए। इन सब क्रियाओं को करने में ये क्या कर रहे हैं कि जो सांसारिक परिवेश है उसी को ये महत्व दे रहे हैं। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा लोकप्रिय होते होते संपूर्ण मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान में भी फैल गई। देखिए बच्चों यहाँ से किस प्रकार से कि जो उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप के बाहर जो बोधिसत्व की पूजा का जो तरीका है ये बाहर भी लोकप्रिय हो रहा है। बौद्ध धर्म पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी प्रसारित हुआ। यहाँ इसके भिक्षुओं के लिए पहाड़ों में विभिन्न गुफाएं खोदी गई जिसका जिक्र हमने पहले के अध्यायों में भी किया है। ये गुफाएं राजाओं के द्वारा, रानियों के द्वारा जो आदेश होते थे उनके ऊपर खोदी जाती थी, तो कुछ गुफाएं व्यापारियों और कृषकों के द्वारा भी इन जो भिक्षुओं के लिए बनाई जाती थी। अधिकतर गुफाएं पश्चिमी घाट में स्थित जो दर्रे होते थे उनके पास में बनाई गई थी और अनुमानित है इनमें जो यात्रा करने वाले व्यापारी होते थे वो भी इन गुफाओं और इन मठों में क्या करते थे, विश्राम किया करते होंगे। इस प्रकार के अनुमान इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के द्वारा लगाए जाते हैं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ में मुख्यतः बच्चों श्रीलंका में, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया नामक क्षेत्रों में भी क्या हो गया, फैल गया। और बौद्ध धर्म का जो
आरंभिक एक रूप है बच्चों, और वो है थेरवाद का रूप। ये इन क्षेत्रों में ही अधिक प्रचलित था। अर्थात बौद्ध धर्म का जो प्रारंभिक रूप है वो थेरवाद के नाम से जाना जाता है, और थेरवाद श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और इनके आसपास के क्षेत्रों में ही सबसे अधिक प्रचलन में था। इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं बच्चों, कारले की गुफा है, और ये गुफा वर्तमान जो महाराष्ट्र राज्य है उसके अंतर्गत है। और ये गुफा क्या है बच्चों? बौद्ध विहार है। अब विहारों के बारे में हमने बच्चों पहले जिक्र कर चुका है कि जो बौद्ध धर्म के या फिर जैन धर्म के भिक्षु और भिक्षुणियां होते थे, उनके जो निवास स्थान होते थे वो क्या कहलाते थे? विहार कहलाते थे। तो कारले की गुफा है महाराष्ट्र में, ये क्या है? बौद्ध जो भिक्षु भिक्षुणियां हैं उनके लिए क्या है? विहार का कार्य ये कर रही है, जो वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत स्थित है। अब देखिए, तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा, अर्थात इस समय विश्व के अन्य क्षेत्रों से जो भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र है वहां पर बौद्ध धर्म और बौद्ध जो महात्मा बुद्ध है उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए, उनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए विभिन्न यात्री यहाँ की यात्रा करेंगे। तो देखें किस प्रकार से यात्री आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहे हैं बच्चों लगभग 1600 वर्ष पूर्व में फायान, या फिर इसका चीनी नाम बोलें तो वो है फासियन नामक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री कहां पर आए? भारत आए। सबसे पहले कौन आ रहे हैं बच्चों इन यात्रियों में? फायान नामक यात्री सबसे पहले आ रहे हैं। इसी क्रम में बाद में देखें कि लगभग 1400 वर्ष बाद में ह्वेन सोंग, या फिर इसका दूसरा नाम किताब में आपने देखेंगे कि स्वेन त्सांग भी लिखा हुआ है, वह आया किसके बाद में बच्चों? फायान के बाद में। वहीं बच्चों बात करें कि ह्वेनसोंग के बाद में इत सिंह नामक, ये ह्वेनसोंग के बाद में लगभग 50 एक वर्ष बाद में इत सिंह नामक यात्री जो है भारत पर आया। और ये तीनों यात्री क्या कर रहे हैं? बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो सूचनाएं और शिक्षाएं हैं उनको अध्ययन करने के लिए, उनके संकलन के लिए भारत आ रहे हैं। देखें, ये तीर्थ यात्री महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों के लिए और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए कहाँ आए? भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आए। इन्होंने अपनी यात्राओं का वर्णन यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखे हैं। इनकी जो यात्राओं के वर्णन है, विभिन्न प्रकार के जो यात्रा वृत्तांत है, उनसे हम जो इस समय की जो जानकारी है उसको जुटाने में सफल हुए हैं। देखें, यात्राओं के दौरान जो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आई थी उनका जिक्र भी इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है कि किस प्रकार से हमारे सामने किस किस प्रकार की विभिन्न कठिनाइयां आई थी, उनका जिक्र हम अभी करेंगे। ह्वेनसोंग बच्चों भू मार्ग से होते हुए क्या लौटा था? पुनः चीन लौटा था, अर्थात स्थल मार्ग से ये जा रहा था। अपने साथ में वो सोने, चांदी और चंदन से बनी विभिन्न प्रकार की जो बुद्ध की मूर्तियां हैं उनको लेके गया, और उसके साथ साथ में 600 से अधिक जो पांडुलिपियां हैं उनको वो कहाँ लेके जा रहा था? चीन लेके जा रहा था। वहीं रास्ते में बच्चों जब वो सिंधु नदी को पार कर रहा था तो घोड़ों पे लदी ये पांडुलिपियों में से करीब 50 से अधिक पांडुलिपियां यहाँ पर क्या हो गई? उसके खो गई। इस मुसीबत का सामना करना और इनसे जो मुसीबतें आई, इसके अलावा जो भी मुसीबतें आई, इनका सभी मुसीबतों का जिक्र इसने क्या किया? अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। देखें बच्चों, अपने जीवन का शेष हिस्सा इसने पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी में अनुवाद करने में लगा दिया। अर्थात जो ये पांडुलिपियां लेके जा रहे हैं वो कौन सी भाषा की है? संस्कृत भाषा की है। अब इन संस्कृत भाषा की पांडुलिपियों को चीनी भाषा में अनुवाद करने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? ह्वेनसोंग के द्वारा किया जा रहा है। अब देखें कि जो दूसरा यात्री अपना फायान, फायान किस प्रकार से चीन लौटता है और अपनी यात्रा वृत्तांत में ये जो आई मुसीबतें हैं उनका जिक्र करते हैं। देखें, फायान ने अपने घर चीन लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की, और बंगाल से ये व्यापारियों के एक जहाज के साथ में रवाना हो गए। मुश्किल से बच्चों 1-2 दिन हुए और एक समुद्री तूफान में ये व्यापारियों के साथ में फायान क्या हो गया? फंस गया। अब व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए क्या करेंगे बच्चों? उनमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। तो इसी क्रम में जो फायान है उसने भी अपना सामान फेंक दिया। लेकिन बच्चों ये जो सामान यहाँ से लेके गया था, अर्थात जो पांडुलिपियां और जो बुद्ध की विभिन्न मूर्तियां हैं, उनको ये नहीं फेंकता है, जिन्हें उसने अपनी यात्रा के दौरान संकलित किया था, इनको ये अपने पास में रख लेता है इस मुसीबत के दौरान भी। अंततः 13 दिन के बाद में आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है कि समुद्र इनके सामने कितना बड़ा संकट लेके आया। देखें, समुद्र असीम है, सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। ये कह रहे हैं कि बच्चों सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति के बिना हम समुद्र के अंदर इस चीज का पता नहीं लगा सकते कि कौन सी दिशा किधर है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रूप में
ले जाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। अर्थात जब विपरीत परिस्थितियां आएगी तो जहाज को हवा का जो रुख है उस रुख में ही लेके जाना होगा, एक ही रास्ता इनके सामने होता है। जावा नामक जो एक द्वीप है, इंडोनेशिया का द्वीप है ये वर्तमान में, यहाँ पर पहुँचने में उसे 90 दिन से भी अधिक समय लग गया। वहाँ वह 5 महीने रुका और इसके बाद में वो दूसरे व्यापारी जहाज के माध्यम से कहाँ पहुँचा बच्चों? चीन पहुँचा। तो इसमें हमने देखा कि बच्चों जो फायान का जो यात्रा वृत्तांत है उसमें ये जो रास्ते में आई जो संकट है उन सभी के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। अब यहाँ पर विशिष्ट प्रकार के जो शिक्षा के केंद्र होते थे उसमें हम बात करेंगे नालंदा की। तो बच्चों देखें कि हैंसोंग और अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा अर्थात जो बिहार में स्थित है उसमें अध्ययन किया। ये हैंसोंग कहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं बच्चों? नालंदा नामक जो प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा का केंद्र है उसमें अध्ययन भी कर रहे हैं। उसने नालंदा के बारे में लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में क्या है? सबसे आगे। बुद्ध के उपदेशों का वे पूरी ईमानदारी से क्या करते हैं? पालन करते हैं। ये यहाँ के शिक्षकों के बारे में और यहाँ की व्यवस्था के बारे में लिख रहे हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको क्या करना है? मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। अर्थात जिन भी विद्वानों में क्या है? ज्ञान को लेकर जो शंकाएं हैं उनको दूर करने के लिए यहाँ पर वो चलाकर आ रहे हैं। नए आगंतुकों से पहले जो द्वारपाल होते थे वो कठिन प्रश्न पूछते थे। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती जब वे द्वारपाल के जो प्रश्न है उनका सही उत्तर दे पाते। और सामान्यतः क्या होता था? 10 में से 7-8 लोग सही उत्तर नहीं दे पाते थे। अर्थात बच्चों जो नालंदा जो विश्वविद्यालय या फिर जो शिक्षा का केंद्र है वहाँ के जो द्वारपाल होते थे वो भी इतने अच्छे स्तर के प्रश्न इन आगंतुकों से पूछते थे कि ये आगंतुक उन द्वारपालों के प्रश्नों का उत्तर देने में भी सक्षम नहीं हो पाते थे। अतः 10 में से हम बात करें कि 7-8 लोग इनका उत्तर नहीं दे पाते थे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर किस तरीके से होगा। तो इस भाग में बच्चों यहीं तक बात करेंगे और इसके अगले भाग में हम बात करेंगे कि जो ये भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र है इसमें भक्ति परंपरा का किस प्रकार से विकास किया जा रहा है उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।